जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का द अम्बेडकर राइट पर। भारत को कृषि प्रधान देश की जगह जाति प्रधान देश कहा जाना चाहिए। यहाँ के समाज में हर जगह जातिवाद का बोलबाला है। इससे भारत का सुप्रीम कोर्ट, जिसे आप न्याय का मंदिर कहते हैं, वो भी अछूता नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजेस को अपॉइंट किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट की 33 जजेस में से 28 अपर कास्ट हिंदू है, जिसमें से 11 ब्राह्मण, 8 वैश्य और 5 क्षत्रिय है। 4 इसमें कायस्थ भी है। बाकी बचे 5। इन 5 में से 2 एससी के हैं और बाकी ओबीसी, माइनॉरिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से एक जज है। 10 करोड़ पॉपुलेशन वाले अनुसूचित जाति यानी एसटी का एक भी जज भारत की सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। ये बात काफ़ी सोचनीय और विचारणीय है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को मोस्ट कनिंग पॉलिटिशियंस कहा जा सकता है, यानी सबसे चालाक नेता। कैसे? इस वीडियो के अंत तक आपको मैं ये समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने का तरीका समझते हैं, जो कि अपने आप में जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा इजाद किया गया और पूरी दुनिया में नायाब तरीका है। भारत के संविधान का आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन की बात करता है। मूल संविधान का आर्टिकल 124 क्लोज 1 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये बात अमेंड की गई। अब इसी आर्टिकल 124 क्लोज 2 में बताया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके करेगा। ये तो प्रोसेस हुआ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट करने का, लेकिन याद रहे यहाँ पर कंसल्ट करने का मतलब सहमति नहीं है। यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राय लेगा, लेकिन मानेगा या नहीं मानेगा ये राष्ट्रपति की मर्जी। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अनिवार्यतः कंसल्ट करेगा। अगर इसमें राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से वार्तालाप कर सकता है। यानी 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति के पास पावर थे और राष्ट्रपति आर्टिकल 74 क्लोज 1 में दिए गए कैबिनेट के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी राष्ट्रपति खाली साइन मास्टर है। जो बात कैबिनेट कहेगी उसे राष्ट्रपति साइन करके मंजूर कर देगा। तो कुल मिलाकर भारत के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत की जनता के द्वारा चुने हुए नेताओं के द्वारा इनडायरेक्टली होती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की परंपरा बनी। ये नियम उनके कार्यकाल में सिर्फ एक बार टूटा, जब जफर इमाम की बीमार होने की वजह से सेकंड सीनियर मोस्ट जज गजेंद्र गडकर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक फायदों के लिए इस नियम को 2 बार बड़े पैमाने पर तोड़ा। एक बार 1973 में यानी केशवानंद भारती केस में, और फिर एडीएम जबलपुर यानी 1976 में। इन दोनों केस की डिटेल में बात और कभी। इसके बाद 1981 में एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ का केस होता है। इस केस से एक बात निकल कर आई कि जजों की नियुक्ति जब राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट या परामर्श करता है। तो क्या उस कंसल्ट या परामर्श का मतलब सहमति है? सहमति का मतलब क्या राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य है? इस केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राष्ट्रपति जजों की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, और ये सही भी है। वो जजों की राय को सुनकर अपने हिसाब से अपॉइंट करेंगे। 1993 तक ये नियम चला। अब आता है सेकंड जजेस केस 1993। इस केस को कोलिजन सिस्टम का बीज कहा जा सकता है। इस केस में फर्स्ट जजेस केस में जो निर्णय आया था उससे सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न ले लिया और कहा कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति में जो सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से, वे सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा। अब देख रहे हो कैसे नीयत खराब हो रही है न्यायपालिका की। यहीं से न्यायपालिका मनुपालिका बनने की ओर कदम बढ़ा देती है। आप खुद सोचिए, सलाह मानने के लिए बाध्य, इसे तो इंडिया उलट पुलट हो जाएगा फिर, क्योंकि इंडिया में सलाह ट्रक भर भर के दी जाती है एकदम मुफ्त में। अब अगर हर कोई दी हुई सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है तो काम बहुत खराब हो जाएगा फिर। जोक्स अपार्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंट करने के लिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 सीनियर मोस्ट जजेस की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया। दूसरी बात इस केस से ये निकल कर आई कि राष्ट्रपति को दी जाने वाली सलाह प्राइमेसी प्रिंसिपल के आधार पर दी जाएगी। प्राइमरी प्रिंसिपल यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की राय ही सुप्रीम कोर्ट की राय होगी।
क्या गजब का था ये केस। 1998 आते आते सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा असंतुलन होने लगा। 1998 में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से फिर से पूछा कि अरे भाई, ये जो सलाह परामर्श कंसल्टेशन का मतलब आपने सहमति निकाल कर बताया है वो ठीक तो है ना। इसे नाम दिया गया थर्ड जजेस केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से परामर्श का मतलब सहमति बताया। इस केस के बाद भारत में कोलिजियम सिस्टम की रचना की गई, यानी जो बीज 1993 में डाला गया था वह बीज 1998 में पेड़ बन गया। नियम बना कि कोलिजियम में 5 सदस्य होंगे, जिसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश कोलिजियम का अध्यक्ष होगा और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस इसके मेंबर होंगे। अब इसमें कहा गया कि कोलिजियम के 5 में से सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कोलिजियम के भी अध्यक्ष होंगे और 2 अन्य जजों की सिफारिश से जिसे भी जज बनाने की होगी उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। आज तक इसी कॉन्सेप्ट पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति बिना किसी एग्जाम, बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी मेरिट के हो रही है। लेकिन आपको बता दूं, इस देश में रेलवे में ग्रुप डी में लगने के लिए प्रॉपरली 2 एग्जाम्स देने पड़ते हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि 1950 से लेकर 1989 तक सुप्रीम कोर्ट में 92.2% जजेस ब्राह्मण या अपर दूसरी जो कास्ट है उससे बने थे। अब इंडिया में एक कॉन्सेप्ट चलता है और कॉन्सेप्ट ये कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, जज का बेटा जज बनेगा। लेकिन यहाँ पर जज के बेटों को जज बनाने के लिए न्यायपालिका एक कदम आगे जाती है और इसी कॉन्सेप्ट को पुख्ता करने के लिए कोलिजियम सिस्टम लाया गया। अब जो भी जज बन रहे हैं वो पहले से जज है, उन्हीं के सगे संबंधी बन रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि 50% सुप्रीम कोर्ट के जज सीनियर जुडिशियल मेंबर्स के सगे संबंधी है ना मजेदार बात। वाह। बार एंड बेंच की रिपोर्ट एक आई ओपनिंग डेटा देती है जिससे सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण जजों का डोमिनेंस होने का पता चलता है। भारत जब आज़ाद हुआ तो एच कानिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। उनके साथ 5 फेडरल कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाया गया। इन 6 में से एक मुस्लिम सीट रिजर्व थी तो एक मुस्लिम को जज बनाया गया। बाकी सब अपर कास्ट हिंदू, जिसमें से ब्राह्मण थे 2। 6 में से 2 ब्राह्मण का मतलब है 33.33% ब्राह्मण। इसके बाद एक और नई अपॉइंटमेंट होती है और फिर से जज बनाया गया एक ब्राह्मण को। अब 7 में से 3 ब्राह्मण जज हुए, यानी करीब 43% सीट्स ब्राह्मणों के कब्जे में शुरुआत से ही है। ये डेटा बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों के लिए यहीं से अनडिक्लेयर्ड फिक्स परसेंटेज कोटा तय हुआ जो आज तक जारी है। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि आज तक 48 मुख्य न्यायाधीश बने, जिसमें से 14 है ब्राह्मण यानी 29%। ये पूरा का पूरा खेल एक तरकीब से चलाया जा रहा है जिसे सभ्य भाषा में कोलिजियम सिस्टम कहा जाता है और मेरी भाषा में जातिवादी कोलिजियम सिस्टम। जातिवादी कोलिजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए 2014 में भारतीय संविधान में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। इससे सुप्रीम कोर्ट की रचना वाले आर्टिकल 124 में 124A, 124B, 124C जोड़ा गया। इसके सारे कोलिजियम सिस्टम को खत्म करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC बनाया गया। कानून बना कि NJAC एक 6 मेंबर्स कमेटी होगी और उसका अध्यक्ष होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब बाकी 5 मेंबर्स में से 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस को रखा गया और 1 कानून मंत्री को, और 2 सीट्स रखी गई एमिनेंट मेंबर्स के लिए, जिसमें 1 सीट तो ओपन रखी गई और दूसरी सीट SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए रिजर्व रखी गई। अब इन 2 एमिनेंट मेंबर्स को नॉमिनेट करने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के मेंबर्स बनाए गए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता को। तय हुआ कि NJAC अगर किसी नाम को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए विचार करती है तो NJAC के 6 में से 2 मेंबर्स अगर असहमत है तो नाम राष्ट्रपति के पास नहीं भेजे जाएंगे। यानी इस कानून के अनुसार किसी जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे जाने के लिए NJAC के 6 में से 5 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। अब NJAC को संसद में विशेष बहुमत और आधे से ज़्यादा राज्यों से समर्थन लेकर कानून बनाया गया। अब NJAC के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति होनी थी। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस भारत संघ का केस होता है। इसमें 99वां संविधान संशोधन यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ये असंवैधानिक है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में इंटरफेयर करता है। इसके बाद हम जहाँ थे वहीं आ गए, यानी फिर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्तियाँ कोलिजियम सिस्टम से होने लगी। जुडिशरी में कोलिजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के 2 राजनीतिक कारण
प्रोफेसर दिलीप मंडल साहब बताते हैं। पहला कारण ये है कि 1993 आते आते जुडिशरी में डाइवर्सिटी बढ़ने लगी थी, क्योंकि मद्रास, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से ओबीसी के जज आने लगे थे और सुप्रीम कोर्ट का नेचर 1993 तक डाइवर्स होने लगा था और डाइवर्सिटी इन जुडिशरी अपर कास्ट के जजों को रास नहीं आ रही थी। कॉलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने का सेकंड रीजन ये रहा होगा कि 90 के दशक को भारत के इतिहास में टर्बुलेंस 90 कहा जाता है। इस दशक में बहुत सारी उठापटक हुई और इस उठापटक में ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के कई नेताओं को नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में वर्चस्व बढ़ाने का मौका मिला, जिसे क्रिस्टोफ जफर साइलेंट रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं। इन नेताओं में लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और साहब कांसीराम थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इमेंस पावर एक्सरसाइज करती है, इसलिए किसी भी नेता को किसी भी वक्त किसी भी केस में खड़ा करके सीधा किया जा सकता है। अब इन्हीं नेताओं के पंख काटने के लिए कॉलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। इससे एक बार फिर हिंदुस्तान के ब्राह्मणों के शैतानी दिमाग की करतूत सामने आती है। अब समझते हैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी से संबंधित लोगों के केसेस में सुप्रीम कोर्ट कैसे अन्याय करता है या फिर अटका कर छोड़ देता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जज इंदिरा जयसिंह ने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने SC, ST एट्रोसिटी एक्ट जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रक्षक था उसे बदलकर ब्राह्मण रक्षक बना दिया। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स दूंगा, जहां आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुजनों के साथ गलत होता है। SC, ST का रिजर्वेशन इन प्रमोशन केस 12 सालों से सुप्रीम कोर्ट ने दबा कर रखा है। सलोनी कुमारी केस जो नीट में ओबीसी को रिजर्वेशन से संबंधित है, वे भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 6 महीनों में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। वहीं EWS के 10% अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन को रातों रात लागू कर दिया और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने चौं तक नहीं की। अभी कुछ दिन पहले फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को राज्यसभा मेंबर हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में वे केस रजिस्टर तक नहीं किया गया। दिलीप मंडल साहब जो एक बहुत फेमस बहुजन एक्टिविस्ट है, दिल्ली में संविधान जलाने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास जाते हैं और दिल्ली पुलिस उनका केस रजिस्टर नहीं करती। एक कानून के अनुसार अगर कोई थाने में केस रजिस्टर नहीं करता तो ये ललिता कुमारी जजमेंट का कंटेम्प्ट है। इसलिए एक्टिविस्ट दिलीप मंडल साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने पिटीशन फाइल करने से साफ मना कर दिया। उमर खालिद जैसे संविधान को मानने वाले लोग बिना हियरिंग के 1 साल से ज़्यादा वक्त से जेल में बंद है, लेकिन अर्नव गोस्वामी जैसा दंगाई एक रात में बाहर निकल कर आ जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिनसे पता चलता है कि भारत में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के साथ भारत की सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में न्याय नहीं होता, क्योंकि वहाँ के जज जातिवादी कॉलेजियम सिस्टम से बनते हैं और कॉलेजियम सिस्टम से जज बनने के लिए 3 मापदंड पर आपको खरा उतरना होगा। पहला, आप अपर कास्ट से हो। दूसरा, आपके परिवार में कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज हो। तीसरा, आप SC, ST, OBC या फिर माइनॉरिटी से नहीं आते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेम बना रहे।